इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो वाकई हमारी कल्पनाओं को सतह से बहुत नीचे ले जाने वाला है। बिल्कुल, हम हमेशा सतह के ऊपर की ही बात करते हैं। हाँ, और हम अक्सर भारत के भूगोल की बात करते हैं, ऊंचे हिमालय, गंगा के मैदान या घने जंगल। लेकिन आज हम इस नक्शे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। आज हम भारत के खनिज मानचित्र की गहराई में उतरेंगे। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पैरों के नीचे भारत की धरती में आखिर कौन-कौन सी महत्वपूर्ण धातुएं छिपी हैं। एकदम सही। और वे किन राज्यों और जिलों में हैं और उनका ये भौगोलिक वितरण कैसे तय हुआ है। अगर सरल शब्दों में कहें ना, तो हम भारत के भूगोल को एक विशाल खजाने के नक्शे की तरह देखने वाले हैं। ये खजाने के नक्शे वाली उपमा बहुत ही सटीक है। और देखिए, अगर हम इसके पीछे के बड़े अर्थ को समझें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल कुछ राज्यों या खनिजों के नाम याद रखने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। भूगोल असल में किसी भी देश के भाग्य का, उसकी आर्थिक शक्ति का फैसला करता है। धरती के नीचे मौजूद ये खनिज ही वो बुनियाद है जिस पर किसी देश का औद्योगिकरण और उसका बुनियादी ढांचा टिका होता है। और यहाँ तक कि उसकी विदेशी नीतियां भी। जी हाँ, जिस देश के पास अपनी जरूरत का कच्चा माल है, वो वैश्विक मंच पर एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। धातु और खदानों की विशिष्ट जानकारी पर जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस विशाल देश में ये खजाने आखिर बटे कैसे हैं। क्या प्रकृति ने इन्हें पूरे देश में समान रूप से बिखेरा है? प्रकृति का वितरण कभी भी पूरी तरह से समान नहीं होता। अगर हम भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास को देखें ना, जब लाखों करोड़ों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हो रहा था, तो उस उथल-पुथल ने खनिजों को कुछ विशेष पट्टियों में सहेज कर रख दिया। पट्टियों मतलब जिन्हें हम बेल्ट्स कहते हैं? जी हाँ, बेल्ट्स। मोटे तौर पर भारत के नक्शे पर 4 प्रमुख खनिज पट्टियां उभर कर सामने आती हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिल्कुल। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है छोटा नागपुर पठार की पट्टी। दूसरी है दक्षिण भारत का धारवाड़ क्षेत्र। तीसरी पश्चिमी भारत की राजस्थान बेल्ट है। और चौथी पूर्वी तट के समानांतर चलने वाली पूर्वी घाट की पट्टी है। अगर हम इसे नक्शे पर विजुअलाइज करें तो यह भारत की औद्योगिक कहानी का एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा तैयार करता है। पूर्व में छोटा नागपुर पठार, दक्षिण में धारवाड़, पश्चिम में राजस्थान और पूर्वी घाट। सही कहा। इन पट्टियों के बाहर भी खनिज है, लेकिन असली औद्योगिक शक्ति इन्हीं क्षेत्रों से निकलती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत औद्योगिकीकरण की रीढ़ से करते हैं। लौह अयस्क यानी आयरन ओर। लोहा तो आधुनिक सभ्यता का आधार है, लेकिन भारत में इसकी आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? देखिए, लोहे के बिना हम किसी भी तरह के बुनियादी ढांचे, पुल या ऊंची इमारतों की कल्पना भी नहीं कर सकते। लौह अयस्क के लिए भारत का पूर्वी हिस्सा, विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार और उसके आसपास का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर भारत का रूहर भी कहा जाता है। रूहर जो जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। जी। राज्यों की बात करें तो उड़ीसा इस मामले में बेहद समृद्ध है। उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों की धरती के नीचे लौह के विशाल और उच्च गुणवत्ता वाले भंडार मौजूद हैं। और वहाँ की मिट्टी का रंग ही अक्सर गहरे लाल रंग का होता है ना? बिल्कुल, जो वहाँ मौजूद लौह तत्वों की गवाही देता है। और उड़ीसा के ठीक पड़ोस में झारखंड का सिंहभूम जिला है, जिसका लौह अयस्क खनन में एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक महत्व रहा है। एकदम सही। दिलचस्प बात यह है कि टाटा स्टील जैसे भारत के शुरुआती और सबसे बड़े इस्पात कारखाने इसी क्षेत्र में क्यों स्थापित हुए? क्योंकि यहाँ सिंहभूम से लोहा मिल जाता था और पास ही झरिया से कोयला। भूगोल ने ही इन उद्योगों का स्थान तय किया। यह भूगोल और उद्योग के बीच के सीधे संबंध का एक बेहतरीन उदाहरण है। कच्चा माल बहुत भारी होता है, इसलिए कारखाने वहीं लगते हैं जहां अयस्क आसानी से उपलब्ध हो। इसी कड़ी में पूर्व से थोड़ा मध्य भारत की ओर बढ़े तो छत्तीसगढ़ का नाम आता है। अब दुर्ग और बस्तर जिले। हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बस्तर जिले, विशेष रूप से बैलाडीला की खदानें, विश्व स्तरीय लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। यहाँ से निकाला गया लोहा इतना बेहतरीन होता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात भी किया जाता है। और लौह अयस्क की ये कहानी सिर्फ पूर्व या मध्य भारत तक सीमित नहीं है। अगर हम दक्षिण की ओर जाएं तो वहां भी कुछ बहुत बड़े भंडार हैं। कर्नाटक का बेल्लारी जिला। जी, कर्नाटक का बेल्लारी जिला लौह अयस्क का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मतलब एक तरफ ओडिशा झारखंड की बेल्ट है और दूसरी तरफ कर्नाटक की।
ये अलग अलग जिले मिलके देश की उस विशाल भूख को शांत करते हैं जो निर्माण कार्यों के कारण पैदा होती है। और लोहे के बाद जो दूसरी धातु किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है वो है एल्यूमिनियम। तो इसका क्या मतलब है? एल्यूमिनियम के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कहाँ से आता है? एल्यूमिनियम का कच्चा माल बॉक्साइट कहलाता है। आज विमानन उद्योग से लेकर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले फॉइल पेपर और बिजली के तारों तक हर जगह एल्यूमिनियम है। ये हल्का है, जंगरोधी है और बिजली का सुचालक है। बॉक्साइट के निर्माण की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया भी तो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये गहरी खदानों से ज्यादा पठारी क्षेत्रों की ऊपरी सतह पर पाया जाता है जी, जहां अत्यधिक बारिश के कारण मिट्टी के बाकी तत्व बह जाते हैं और एल्यूमिनियम से भरपूर बॉक्साइट पीछे छूट जाता है। हाँ, इस प्रक्रिया को लेटराइजेशन कहते हैं और यही कारण है कि बॉक्साइट उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है जहां उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है और भारी बारिश होती है। इसके लिए हमें फिर से उड़ीसा की ओर देखना होगा। कालाहांडी और कोरापुट। बिल्कुल, उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिले बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक हैं। पूर्वी घाट के ऊंचे पठारों पर यह बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा झारखंड में भी इसके अच्छे भंडार हैं। पूर्वी भारत के अलावा पश्चिमी घाट का भी तो इसमें बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला और उसके आसपास का पठारी क्षेत्र बॉक्साइट के लिए बहुत जाना जाता है। सही कहा। साथ ही मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार वाले हिस्से में भी इसके भंडार हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे पठार और भारी बारिश सीधे तौर पर यह तय कर रही हैं कि हमें एल्यूमिनियम कहां से मिलेगा। एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया में एक और बात ध्यान देने वाली है। बॉक्साइट से एल्यूमिना और फिर एल्यूमिनियम बनाने में बहुत अधिक बिजली की खपत होती है। हाँ, ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। इसलिए एल्यूमिनियम के कारखाने अक्सर वहां लगाए जाते हैं जहां न सिर्फ बॉक्साइट हो बल्कि सस्ती बिजली जैसे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी आसपास मौजूद हों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक दृष्टिकोण है। अब तक हमने लोहे और एल्यूमिनियम जैसी उन धातुओं की बात की जो बुनियादी ढांचे का मास या वजन तय करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खनिज भी हैं जो भले ही मात्रा में कम इस्तेमाल होते हों, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। औद्योगिक उत्प्रेरक की तरह। जी, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जैसे मैंगनीज, तांबा और जस्ता। मैंगनीज से शुरुआत करते हैं। आमतौर पर लोग लोहे को तो जानते हैं, लेकिन मैंगनीज के बना मजबूत स्टील की कल्पना नहीं की जा सकती। मैंगनीज असल में इस्पात उद्योग का एक गुमनाम नायक है। लोहे में मैंगनीज मिलाने से स्टील कड़क होता है और उसमें जंग लगने की क्षमता कम हो जाती है। मैंगनीज के वितरण को देखें तो नक्शे पर एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक पट्टी दिखाई देती है जो मध्य और पश्चिमी भारत में फैली है। हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले मैंगनीज की खदानें हैं और ये पट्टी वहीं खत्म नहीं होती, ये सीधे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले तक जाती है। बालाघाट की भरवेली खदान तो मैंगनीज के लिए पूरे एशिया में जानी जाती है। और फिर से ओडिशा का नाम यहाँ भी आता है। जो राज्य लोहे और बॉक्साइट में अग्रणी था, वो मैंगनीज के मामले में भी बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक ऐसी धातु की जिसने मानव सभ्यता के इतिहास में एक पूरे युग की शुरुआत की थी। तांबा। जी, तांबा यानी कॉपर। तांबे का महत्व आज के विद्युतीकरण के दौर में और भी बढ़ गया है। हमारे घरों की वायरिंग से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटरों तक हर जगह तांबा चाहिए, क्योंकि ये बिजली का बेहतरीन सुचालक है। भौगोलिक रूप से तांबे का वितरण भारत में थोड़ा अलग है। यहाँ हमें राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की ओर जाना पड़ता है। राजस्थान का खेतरी क्षेत्र तांबे के लिए सदियों से, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जाना जाता है। ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक संदर्भ है कि खेतरी की खदानें हजारों सालों से सक्रिय हैं और अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और उसके लंबे समय तक घिसने के कारण ही ये खनिज सतह के करीब आ पाए हैं। राजस्थान के अलावा तांबे के लिए झारखंड का सिंहभूम जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सिंहभूम लोहे के लिए भी जाना जाता है और तांबे के लिए भी। और मध्य भारत में तांबे का एक बहुत बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश का मालांच खंड क्षेत्र है। मालांच खंड की खदान भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट तांबे की खदानों में से एक है। लेकिन हमारी मांग तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, यहाँ एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि भारत में तांबे का उत्पादन हमारी कुल मांग के मुकाबले काफी कम है, इसलिए हमें इसका भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। तांबे की कमी एक बड़ी आर्थिक चुनौती है।
खैर, तांबे के बाद एक और खनिज है जो राजस्थान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, वो है जस्ता यानी जिंक। जब जस्ते या जिंक की बात आती है तो भारत में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में जावर की खादानें जस्ते और सीसे के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सीसा मतलब लेड। जी, जस्ता और सीसा अक्सर प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं। जस्ते का सबसे बड़ा औद्योगिक उपयोग गैल्वेनाइजेशन में होता है। गैल्वेनाइजेशन को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो हम जो लोहे के पाइप या घरों के बाहर लोहे के गेट देखते हैं जिन पर जल्दी जंग नहीं लगता, वो जस्ते के कारण ही है। जस्ते की एक पतली परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है। जस्ता असल में लोहे के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। वह खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन लोहे को जंग लगने से बचा लेता है। इसलिए पुलों, जहाजों और निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले स्टील के लिए जिंक अत्यंत आवश्यक है। एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है कि कैसे राजस्थान का शुष्क और प्राचीन अरावली क्षेत्र तांबे और जस्ते जैसे खनिजों के लिए देश की सबसे महत्वपूर्ण पट्टी बनकर उभरता है। एक तरह से वो क्षेत्र पूरे देश के बुनियादी ढांचे को जंग से बचा रहा है। क्या बात है। हमने भारी उद्योगों और बुनियादी खनिजों की विस्तार से बात की। अब थोड़ा उस तरफ चलते हैं जो बहुमूल्य है और साथ ही भविष्य की तकनीक के लिए सामरिक महत्व रखता है। सबसे पहले बात सोने की। सोने का अर्थशास्त्र और उसके प्रति हमारा आकर्षण तो सदियों पुराना है। बिल्कुल, लेकिन भारत की धरती के नीचे सोना कहाँ छिपा है? सोने की खादानों का जिक्र आते ही दक्षिण भारत का धारवाड़ क्रेटन सामने आता है। भूविज्ञान में क्रेटन पृथ्वी की पपड़ी के उस सबसे पुराने और स्थिर हिस्से को कहते हैं जो अरबों सालों से वहां मौजूद है। और इन्हीं प्राचीन चट्टानों में सोना मिलता है। जी, इन प्राचीन चट्टानों के बीच जो क्वार्ट्ज की नसें या दरारें होती हैं, उन्हीं में सोना पाया जाता है। कर्नाटक राज्य सोने के उत्पादन में सबसे आगे हैं। कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF तो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। इसकी खदानें दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक में ही हुत्ती की खदानें हैं जो वर्तमान में सोने का प्रमुख स्रोत है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश का रामगिरी क्षेत्र भी इसी सुनहरी पट्टी का हिस्सा है। हालांकि हमारी खपत के मुकाबले हमारा अपना उत्पादन बहुत कम है। खैर, सोने से आगे बढ़कर अगर हम एक और दिलचस्प खनिज की बात करें, टाइटेनियम। इसका मुख्य अयस्क इल्मेनाइट कहलाता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान और उच्च तकनीक वाले उपकरणों में होता है। और इसके मिलने की जगह किसी भी सामान्य व्यक्ति को हैरान कर सकती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि खनिज पहाड़ों को काटकर या गहरी खदानों से निकाले जाते हैं, लेकिन टाइटेनियम के मामले में ये हमें खदानों में नहीं बल्कि सीधे समुद्र तट की रेत में मिलता है। इसे प्लेसर डिपॉजिट्स कहा जाता है। लाखों सालों में नदियों ने पठारों और पहाड़ों की चट्टानों को काटा और उनमें मौजूद इल्मेनाइट जैसे भारी खनिजों को अपने साथ बहाकर समुद्र के किनारे जमा कर दिया। मतलब समुद्र की लहरों ने लगातार इस रेत को धोया और भारी खनिजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। जी, भारत में ये मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों की रेत में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और पूर्वी तट पर उड़ीसा के समुद्री तटों की रेत में भी ये प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अगर हम कल्पना करें कि केरल के किसी खूबसूरत समुद्र तट पर चलते हुए हमारे पैरों में जो रेत लग रही है, उसमें वो धातु छिपी है जिससे एरोस्पेस इंडस्ट्री के पुर्जे और सैटेलाइट बनते हैं। टाइटेनियम बहुत हल्का लेकिन बेहद मजबूत होता है। और इसी सामरिक महत्व की बात करते हुए हम उस खनिज को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदल कर रख दिया है। लिथियम। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि लिथियम को आज का सफेद सोना कहा जा रहा है। व्हाइट गोल्ड? जी, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए लिथियम अपरिहार्य है। अब तक भारत लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर था, जो हमारी सामरिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी कमजोरी थी। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। रियासी जिले की इस खोज ने भविष्य की तकनीक के लिए भारत की आत्मनिर्भरता की एक नई उम्मीद जगा दी है। हिमालय के इस हिस्से में लिथियम का मिलना सिर्फ एक भौगोलिक खोज नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम है। क्योंकि दुनिया जीवाश्म ईंधन से दूर जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए बड़ी बैटरियों की जरूरत है। बिल्कुल।
रियासी के इन भंडारों का सही तरीके से दोहन भारत को इस नई वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें तो हमने भारत के मानचित्र पर एक बहुत ही रोमांचक यात्रा की है। हमने शुरुआत की पूर्व के छोटा नागपुर पठार से, जहां लौह अयस्क और कोयले ने हमारे इस्पात उद्योगों की नींव रखी। फिर हम ओडिशा के पठारों पर गए, जहां भारी बारिश ने बॉक्साइट तैयार किया। हमने मध्य भारत की मैंगनीज और तांबे की पट्टियों को देखा, राजस्थान के शुष्क इलाकों में छिपे जस्ते और ऐतिहासिक तांबे की खदानों को समझा। हमने दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टानों यानी धारवाड़ क्षेत्र में सोने की नसों की बात की। केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों की रेत में छिपे सामरिक महत्व के इल्मेनाइट को देखा। और अंत में उत्तर की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम की उस खोज तक पहुंचे जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का दम रखती है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की भूवैज्ञानिक विविधता ही उसकी आर्थिक विविधता और ताकत का असली स्रोत है। धरती के नीचे का ये भूगोल ही हमारे ऊपर के बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति का खर्च उठा रहा है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए, खासकर जब हम लिथियम जैसी नई खोजों की बात करते हैं। वो क्या है? हमने देखा कि भारत के पारंपरिक खनिज क्षेत्र जैसे छोटा नागपुर पठार या दक्षिण का धारवाड़ क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से बेहद पुराने और स्थिर हैं। पिछले 100 वर्षों का औद्योगिक विकास इन्हीं स्थिर क्षेत्रों में हुआ है। तो इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में क्या अलग है? हिमालय दुनिया की सबसे युवा और अस्थिर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये भूकंपीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत नाजुक है। हाँ, इकोसिस्टम बहुत डेलिकेट है। जब हम भविष्य की तकनीक और आर्थिक शक्ति के लिए इन पहाड़ी ढलानों पर लिथियम के बड़े पैमाने पर खनन की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी होती है। क्या हम अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिमालय के इस संवेदनशील पर्यावरण को खतरे में डालने का जोखिम उठा सकते हैं? ये वास्तव